आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय विज्ञान से अध्याय 2 पाठ 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। हम जानते हैं कि जो कपड़े हम पहनते हैं प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से रेशों के रूप में बनाए जाते हैं। तो जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से। वो रेशों से बनाए जाते हैं हमारे जो कपड़े होते हैं। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं का निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो ये जो रेशे हैं उनका जो उपयोग है वो वस्तुओं को निर्माण में, घरेलू वस्तुओं के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। रेशे से बनी हुई वस्तु की सूची बनाइए और उनके प्राकृतिक और कृत्रिम से जो वस्तुओं का वर्गीकरण आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशे तथा कुछ कृत्रिम रेशों से बनती है। तो कुछ जो वस्तुएं होती है, कुछ जो चीज़ें होती है वो प्राकृतिक रेशे से बनता है, और कुछ जो क्या होता है कृत्रिम कृत्रिम मतलब मानव द्वारा ये बनाया जाता है। कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं। तो जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो किसके द्वारा, मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा, यानी कि हम लोग के द्वारा रासायनिक पदार्थ से इसको बनाया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम। और इसलिए इन्हें कृत्रिम या संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। और इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम रेशे, संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे इसको बोला जाता है। जो भी चीज़ मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसको बोला जाता है कृत्रिम। आपको इसको याद रखना है। रेयान, नायलॉन, डिक्रान, टेरिलिन, डरवन आदि ये क्या है, कृत्रिम आदि संश्लेषित रेशे हैं, मतलब कृत्रिम रेशे ही है। इसी को क्या बोला जाता है, संश्लेषित रेशे इसी को कहा जाता है। संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र अत्यधिक क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं। यानी कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशों से जो बने कपड़े होते हैं, जो वस्त्र होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, यानी कि लंबे समय तक ये चलते हैं। इनमें सिकुड़न नहीं आती है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो जो संश्लेषित रेशों से जो कपड़े बनते हैं हमारे, उनमें सिकुड़न नहीं आता है, और ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। यदि इनको गीला किया जाए तो ये जल्दी से ही सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये संश्लेषित रेशे हैं, यानी कि कृत्रिम रेशे हैं। तथा इन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि इनको आयरन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो कपड़े संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं उनको आयरन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ये सिकुड़ते भी नहीं हैं और जल्दी सूख भी जाते हैं। अब चलते हैं संश्लेषित रेशे क्या हैं। तो आपने मोतियों की माला देखी होगी। जिस प्रकार माला में धागे के जुड़े मनके के कारण उनकी बनावट एक सी दिखाई देती है, ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी मोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक क्या है, श्रृंखला है। तो क्या बोला गया है, जिस प्रकार क्या होता है, मोतियों की जो माला होती है, आप सभी लोग देखे होंगे, तो उसमें धागे में छोटे छोटे उसको जोड़ जोड़ करके बनाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, संश्लेषित रेशा होता है, जिसको भी छोटी छोटी इकाइयों में जोड़ करके बनाया जाता है। चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार छोटी 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 ये जो है उसको जोड़ करके एक रेशा निर्माण किया गया है। तो इकाइयों को जोड़ने बनाई गई एक श्रृंखला चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। तो जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। तो जो भी इसका छोटा छोटा जितना भी भाग है उसको एक रासायनिक पदार्थ के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है, रासायनिक पदार्थ के द्वारा इसको बनाया गया है। इस प्रकार छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है जो बहुलक यानी कि पॉलीमर कहलाती है। अब देख सकते हैं चित्र में ये इस प्रकार से है कुछ। तो छोटी छोटी इकाई मिलकर के टोटल क्या बना लिया, एक बड़ी इकाई बना लिया। तो इसी को क्या बोला जाता है, बहुलक या पॉलीमर इसको कहा जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए एक बार और समझा देता हूँ। जिस प्रकार क्या होता है कि एक मोतियों की माला होती है, देख सकते हैं। अब कई छोटे छोटे मोती मिल करके एक माला बनाते हैं। तो जो बड़ा इकाई बनता है छोटे छोटे इकाइयों से मिल करके क्या बना, माला बन गया। मोतियों से मिल करके पूरा तरह माला बन गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है या पॉलीमर इसी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। तो ये जो बहुलक यानी कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के जो बड़ी इकाई बनती है उसको क्या बोला जाता है, बहुलक कहा जाता है। तो ये जो बहुलक हैं वो प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि कपास एक बहुलक है। कपास यानी कि जो रुई होता है वो क्या है, बहुलक। और जो सेलुलोज कहलाता है, ये जो क्या कहलाता है, जो कपास का जो बहुलक होता है वो क्या कहलाता है, सेलुलोज कहलाता है। आपको याद रखना है क्या कहलाता है, सेलुलोज ये कहा जाता है। और सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है।
तो सेलुलोज किससे बनता है? बहुत बड़ी मात्रा में ग्लूकोज की इकाइयों से सेलुलोज बनता है। और जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनता है उसको क्या, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर जो बड़ी इकाई बनती है उसको क्या बोला जाता है? बहुलक कहा जाता है। और कपास क्या है? एक बहुलक ही है। तो रबर, रेशम, लकड़ी आदि भी क्या है? बहुलक हैं। जो रबर हो गया, रेशम हो गया, लकड़ी हो गया, ये भी क्या है? बहुलक हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के जो है बड़ी इकाई बनती है। जैसे कि आप जो है लकड़ी को, ये हो गया लकड़ी, अब लकड़ी को आप जो है काटेंगे तो उसमें से इतने बारीक इतने बारीक कण आपको निकलते हुए धूल टाइप जो है कण निकलेंगे। लेकिन यही जो धूल के कण हैं, बहुत सारे जो धूल के कण हैं वो एक लकड़ी का निर्माण करते हैं। तो यही क्या है? बहुलक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जो है मनुष्यों द्वारा कारखानों में बनाए गए प्लास्टिक, जो कारखानों में जो प्लास्टिक बनता है, पाइप हो गया, बोतल हो गया, बाल्टी हो गया, ये भी क्या है? सब बहुलक हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लास्टिक है वो भी छोटे छोटे कणों से मिल करके एक बड़ा जो है कण बनता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बहुलक। तो जो कारखाने में हम जो है, जो भी घरों में पाइप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो भी हम बोतल इस्तेमाल करते हैं और जो भी बाल्टियाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या है? बहुलक है। आई होप आप बहुलक समझ चुके होंगे और इसको आपको अच्छे से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संश्लेषित रेशों के प्रकार। तो संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? अभी हमने बात किया संश्लेषित रेशे का, अब हम बात करेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में। पहले नंबर पर क्या है? रेयान। तो चलिए देखते हैं भैया क्या होता है रेयान। आप जानते हैं कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो ये जो रेशम है वो किससे प्राप्त होता है? रेशम का जो कीड़ा होता है उससे हमको रेशम जो है प्राप्त होता है, सभी लोग देखे होंगे। और इससे बने कपड़े की बुनावट बहुत क्या होती है? सुंदर होती है। और यह बहुत क्या होता है? महंगा होता है। तो जो रेशम का जो कपड़ा होता है आप सभी लोग जानते हैं बहुत क्या होता है? सुंदर होता है। और ये जो है बहुत महंगा भी होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है रेशम कीट से, यानी कि रेशम का जो कीड़ा होता है उससे जो है रेशम हमको प्राप्त होता है। इसलिए कृत्रिम ये जो रेशम है कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किए गए हैं। तो इसलिए जो रेशम है, यानी कि जो रेशम जो है रेशम कीड़ा से प्राप्त होता है, उस रेशम को कृत्रिम रूप से यानी कि मानव द्वारा बनाने का प्रयास किया गया है। कृत्रिम शब्द आ गया मतलब आप समझ लेना कि उसको किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया है, मानव ने बनाया है। अब 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने, कितना? 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि रेशम के समान गुण वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता पाई। अब उन्होंने जो रेशम का जो गुण होता है उसी प्रकार से रेशम बनाने में ये जो है सक्षम हो गए। इन्होंने रेशम उसी प्रकार का बना लिया, रेशे उसी प्रकार के बना लिए, जिसे क्या बोला जाता है? रेयान या कृत्रिम रेशम इसको कहा जाता है। तो जो रेशम की तरह जो रेशे इन्होंने बनाए, किन्होंने? वैज्ञानिकों ने, तो उसको क्या बोला जाता है? रेयान कहा जाता है या कृत्रिम रेशम इसको बोला जाता है। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है जो रेशम से सस्ता होता है। तो ये क्या होता है कि काष्ठ लुगदी यानी कि जो लकड़ी, काष्ठ मतलब लकड़ी का जो लुगदी होता है, जैसे कि लुगदी क्या होता है कि यदि हम कागज़ को पानी में भिगो करके रखें तो एक लुगदी जैसा एकदम बन जाता है। तो उसी प्रकार से काष्ठ यानी कि लकड़ी के जो छोटे छोटे एकदम बारीक कण होंगे उसको जो है रासायनिक विधि द्वारा उससे क्या प्राप्त किया गया? मानव निर्मित जो रेशा है यानी कि जो रेयान है उसको प्राप्त किया गया है। रेयान में कपास मिलाकर चादरें और ऊन मिलाकर के गलीचे जो है बनाए जाते हैं। तो ये जो रेयान है जिसको किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। उसमें क्या मिलाया जाता है? कपास यानी कि रुई को उसमें मिला दिया जाता है और चादरें और जितने भी सामान है वो बनाए जाते हैं। तो ये था हमारा रेयान। सेकंड नंबर पर आता है नाइलॉन। तो नाइलॉन जो बोलता है नाइलॉन कपड़ा, तो यह भी जो है मानव निर्मित क्या है? रेशा है। तो जो नायलॉन है वो भी किसने बनाया है? इसको मनुष्य ने बनाया है, मानव ने इसको बनाया है। और क्या होता है कि इसे बनाने में जो है किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग नहीं किया गया है। तो नायलॉन को बनाने में किसी भी प्रकार से पौधे या जंतु का उपयोग नहीं किया गया है। इसको किसने बनाया है? पूरी तरह से मानव ने बनाया है। और अतः यह प्रथम पूर्ण रूप से क्या है? संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा किसे कहते हैं? जिसको जो है मानव ने, कृत्रिम रेशा, संश्लेषित रेशा, ये सभी क्या है? एक हैं। तो ये जो नायलॉन है वो क्या है? कृत्रिम रेशा यानी कि संश्लेषित रेशा है। यह मजबूत, हल्का, प्रायस्थ और चमकीला रेशा है। तो जो नायलॉन है वो कैसा रेशा है? मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। प्रायस्थ और चमकीला रेशा ये है नायलॉन। जो धुलाई में आसानी से, कपड़ों से निर्माण अत्यधिक प्रचलित है।
तो ये क्या होता है, धुलाई यदि हम इसकी करें तो आसानी से कपड़ों के निर्माण में जो है अत्यधिक क्या होता है, प्रचलित होता है। और इसकी मजबूती के कारण पैराशूट, रस्सी, मोटे ब्रश, पर्दे आदि जो है इसका बनाने में उपयोग किया जाता है। तो नायलॉन का उपयोग पैराशूट हो गया, रस्सी हो गया, मोजे हो गया, ब्रश हो गया। आप देख जो मोजे हम पहनते हैं वो जो कैसा होता है, जो फैलने वाला होता है, इसी को क्या बोला गया है, प्रयास, तो इसको बोला गया है। पर्दे वगैरह सभी किससे बनाए जाते हैं, हमारे घरों में जो पर्दे होते हैं वो नायलॉन से बनाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है पॉलिएस्टर। तो चलिए देखते हैं पॉलिएस्टर क्या है। यह भी एक संश्लेषित रेशा है। तो पॉलिएस्टर क्या है, संश्लेषित रेशा, यानी कि इसको भी किसने बनाया है, मनुष्य ने इसको बनाया है। इस रेशे के बने कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती और ये सरलता से क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। तो जो कपड़े पॉलिएस्टर नाम के रेशे से बनता है उसमें सिलवटें नहीं पड़ती, यानी कि सिकुड़न जो है नहीं होता। और इसको जब हम आसानी से भी धो सकते हैं, सरलता से इसको धोया जा सकता है। टेरिलिन एक लोकप्रिय क्या है, पॉलिएस्टर है। तो टेरिलिन क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर, और इसके बहुत महीन रेशे खींचे जा सकते हैं। तो इसका जो रेशा होता है वो कैसा होता है, एकदम महीन, एकदम बारीक होता है। और इसी प्रकार के पेट क्या है, एक ऐसा पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार और क्या अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। तो इसी प्रकार से पेट पेट मतलब वो हमारा वाला पेट नहीं, एक अलग प्रकार का पॉलिएस्टर वाला पेट है। तो जो इसका उपयोग क्या किया जाता है, जो हम बोतल वगैरह सब बना जो रखते हैं हमारे घरों में, तो किससे बना होता है, पॉलिएस्टर से। बर्तन हो गया वो भी पॉलिएस्टर से बना होता है। फिल्म तार यानी कि जो रील होता है वो भी पॉलिएस्टर से बनाया जाता है, और अन्य प्रकार के भी इसका उपयोग किया जाता है बनाने में। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाई की पुनरावृत्ति से बनता है, अर्थात पॉलिएस्टर एस्टर का क्या है, बहुलक है। तो ये जो पॉलिएस्टर है वो क्या है, एस्टर का बहुलक, यानी कि बहुत सारे एस्टरों को मिला करके क्या बनता है, पॉलिएस्टर बनता है। अब इससे बने कपड़े पॉलीकाट, पॉलीवूल, टेरिकाट आदि नामों से बेचे जाते हैं। हम जानते हैं टेरिकाट हो गया, पॉलीकाट हो गया, तो ये सभी क्या हैं, बहुलक हैं। पॉलिएस्टर एस्टर का क्या है, बहुलक है। और पॉलीकाट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीवूल पॉलिएस्टर ऊन का। तो पॉलिएस्टर जो है कपास का मिश्रण है, यानी कि पॉलिएस्टर में रुई का मिश्रण करके उसका कपड़ा बनाया जाता है, लेकिन पॉलीवूल और पॉलिएस्टर इसमें ऊन का उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर पर आता है क्या, एक्रिलिक। चलिए देखते हैं। हम सर्दियों में स्वेटर, शाल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। क्यों, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है तो ठंड से बचने के लिए हम जो है स्वेटर, शॉल, कंबल इत्यादि का उपयोग करते हैं। तो किससे बना होता है ये, इनमें से कुछ प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशों से बनाए जाते हैं, जो एक्रिलिक कहलाता है। कुछ किससे बने होते हैं, ऊन से बने होते हैं। लेकिन कुछ जो स्वेटर हो गया, शाल हो गया, कंबल हो गया इत्यादि जो चीज़ है वो किससे बना होता है, एक्रिलिक से बना होता है, यानी कि संश्लेषित रेशे, जिसको किसने बनाया है, मानव ने। और इन्हें बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। ऊन से क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। कौन, जो एक्रिलिक से जो कपड़े बनते हैं वो। और संश्लेषित रेशे अत्यधिक टिकाऊ तथा पहुँच के भीतर होने वाला अधिक लोकप्रिय है। अब जो संश्लेषित रेशे हैं, यानी कि मानव द्वारा जो रेशे बनाए जाते हैं उससे जो वस्त्र बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। इस कारण ये जो है बहुत ही लोकप्रिय है। अब आता है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। तो कौन कौन से गुणधर्म हैं, चलिए देखते हैं। आपने प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के जलाकर देखने वाला क्रियाकलाप जरूर किया होगा। आपने देखा होगा कृत्रिम रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं और इनका हानिकारक गुण है। तो जो कृत्रिम रेशे होते हैं वो क्या होते हैं कि यदि हम मानव द्वारा जो रेशे बनाए गए हैं उसको हम जलाएं तो क्या हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, और ये जो है हानिकारक गुण है। यदि इन कपड़ों में आग लग जाए तो ये पिघल कर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। तो क्या होता है कि यदि हम कोई कृत्रिम रेशे यानी कि मानव द्वारा बनाए गए रेशे से जो भी कपड़ा पहनते हैं उसमें क्या होता है कि यदि आग वगैरह लग जाए तो ये क्या हो जाता है, शरीर से चिपक जाते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा क्या है, इसका गुण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, चलिए पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में क्या होता है। आपने देखा होगा हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। सभी लोग करते हैं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग। बॉटल हो गया, पाइप हो गया, अनेक प्रकार की चीज़ें जो है प्लास्टिक से बनी होती है। बाल्टी हो गया, मग्गे हो गए, तो इनका उपयोग हम जो है अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आइए प्लास्टिक के बारे में अधिक जानें। तो प्लास्टिक तो यूज़ करते हैं हम लोग, उपयोग करते हैं, लेकिन इसके बारे में हमको अब पढ़ना है, हमको जानना है कि वास्तव में जो प्लास्टिक होता है वो क्या होता है।
संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी क्या है, बहुलक है। जिस प्रकार जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर के जब बड़े जो इकाई बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, बहुलक। तो ठीक उसी प्रकार से प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है, यानी कि प्लास्टिक भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के जो है बना होता है। सभी तरह के प्लास्टिक उन इकाइयों की व्यवस्था एक प्रकार का नहीं होता, लेकिन जो सभी प्रकार के प्लास्टिक होते हैं उनकी इकाई की व्यवस्था यानी कि वो सभी एक प्रकार से नहीं होते। यह रेखीय या तिर्यकबद्ध होता है। तो कैसा होता है, रेखीय हो सकता है या फिर तिर्यकबद्ध हो सकता है। चित्र में देख सकते हैं, ये हो गया रेखीय व्यवस्था और ये तिर्यकबद्ध व्यवस्था। अब प्लास्टिक की वस्तुएं अलग अलग आकारों एवं साइजों में मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। अब बाल्टी हो गया, वो अलग आकार में मिलेगा। जो मग हम यूज़ करते हैं वो अलग आकार में मिलेगा। जो बॉटल यूज़ करते हैं प्लास्टिक का वो अलग आकार में मिलेगा। तो हर प्लास्टिक का अलग अलग साइज होता है। अब इसको कैसे बनाया जाता है, इसको आसानी से सांचे में ढाल देते हैं, उससे जो है अलग अलग रूप हम इसको दे सकते हैं। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, यानी कि यदि कोई प्लास्टिक है उसको पुनः चक्रण, यानी कि बोतल हो गया हमारा, अब वो कहीं से टूट फूट गया, अब उसका फिर से हम उसका क्या कर सकते हैं, उसको पुनः बॉटल बना सकते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, पुनः चक्रण। और प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है, इसे रंगा या पिघलाया जा सकता है और इसे बेलनाकार चद्दरों पर बदला जा सकता है तथा इसकी तारें बनाई जा सकती है। तो यदि कोई भी प्लास्टिक सामान हमारा टूट गया है तो उसका क्या होता है, पुनः चक्रण होता है। अब इसको पिघलाया जाता है और उसको बेलनाकार चादर की तरह जो है इसको बनाया जा सकता है और उसकी तारें भी बनाई जाती है, प्लास्टिक की तारें। और इसलिए इनके प्रकार के उपयोग हैं, तो अनेक प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन, पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन, तो प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो पॉलीथीन थैलियों बनाने में काम आता है। तो जो पॉलीथीन यानी कि जो झिल्ली वगैरह हम यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है पॉलीथीन। और ये जो है प्लास्टिक का ही क्या है, एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्रियाकलाप है वो आप कर सकते हैं अपनी स्कूलों के माध्यम से। आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती है और क्या होती है, विकृत होती है। तो आप जो है कोई भी वस्तु को यदि गर्म करते हैं तो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे कि प्लास्टिक को हम गर्म करें तो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, पिघल जाता है। तो ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। तो जो प्लास्टिक जो है मुड़ जाता है और विकृत हो जाता है, फैल जाता है, तो ऐसा प्लास्टिक क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक ये जो है कहा जाता है। इसके उदाहरण है प्लास्टिक और पीवीसी का इनका उपयोग खिलौने, कंघी, बर्तन आदि में होता है। तो ऐसे प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, पीवीसी है। और इन पीवीसी का उपयोग क्या क्या बनाने में, खिलौने हो गया, कंघी हो गया, बर्तन बनाने में किया जाता है। यदि आप कंघी को जो है गर्म करके देखो तो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इस प्रकार से कंघी हो गया, यदि इसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि घर में डांट पड़ सकती है। चलिए, कुछ वस्तुएं ऐसे प्लास्टिक भी बने होते हैं जिनको एक बार सांचे में डाल दिया जाए तो इन्हें गर्म कर नर्म नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या होता है कि कुछ जो प्लास्टिक होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसको यदि हम गर्म करें तो वो जो है नर्म नहीं होता। और ये प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसको बोला जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुड़ जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। अब उदाहरण बेकेलाइट और मेलामाइन। अब बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, इसलिए यह बिजली, स्विच, बर्तन और हथियार आदि बनाने में काम आता है। तो इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग किस में बनाता है, बिजली के समान हो गया, बिजली का जो स्विच होता है, बटन होता है, उसको बनाने में इस प्रकार के प्लास्टिक यानी कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, जो कि गर्म करने पर नहीं पिघलता। अब मोला माइन एक उपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक है और यह प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन करने की क्षमता रखता है। तो ये जो मेला माइन जो प्लास्टिक है वो आग को सहन कर सकता है और इसका उपयोग फर्श के टाइलें, रसोई के बर्तन, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। तो जो मेला माइन जो पदार्थ है, प्लास्टिक है, उसका उपयोग जो है टाइल्स बनाने में, रसोई की बर्तन और अग्नि प्रतिरोधक जो कपड़े होते हैं, अग्नि को रोक सकने वाले कपड़े होते हैं, उसको बनाने में किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर प्लास्टिक की वस्तुएं दिखाई दे रही है, बाल्टी हो गया, मग्गे हो गया, कुछ कुछ छोटे मोटे खिलौने हो गया। अब आता है प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। तो प्लास्टिक के क्या क्या गुण होते हैं, चलिए देखते हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम जूते चप्पल से लेकर के फर्नीचर बनाने तक जो है करते हैं। तो हमारे कई जो जूते चप्पल हैं वो भी किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। और फर्नीचर जैसे कुर्सी टेबल ये सब चीज़ जो है प्लास्टिक से हमारे बने होते हैं। खाने की चीज़ों
रखने के लिए हम प्लास्टिक के पात्रों का भी उपयोग करते हैं, लेकिन हम खाने की जो चीज़ें हैं वो भी रखने के लिए प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। सोचिए इतना उपयोग क्यों होता है। तो जो प्लास्टिक है उसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में क्यों होता है, तो चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर आइए प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुणों को पहचानें, उनके गुण के बारे में देखते हैं। तो प्लास्टिक का पहला गुण क्या है? प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जल तथा वायु से अभिक्रिया नहीं करता और इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता, इसलिए इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ और रासायनिक रखने में किया जाता है। बताने का क्या मतलब है कि प्लास्टिक को यदि जल में हम डुबो दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इसको हवा में छोड़ दें तो फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो है क्या होता है, अनअभिक्रियाशील, यानी कि ये जो है किसी से भी क्या नहीं करता, क्रिया नहीं करता, और इसी कारण से बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पर क्या है? प्लास्टिक हल्का और क्या होता है, मजबूत हो। तो जो प्लास्टिक हल्का तथा प्रबल होता है, प्लास्टिक क्या होता है, हल्का भी होता है और प्रबल यानी कि मजबूत भी होता है, इसलिए इनसे बनी वस्तुओं का भार तथा कीमत कम होती है। तो जो प्लास्टिक से जितने भी वस्तुएं बनाई जाती हैं उनका जो भार है, मतलब वजन है और कीमत है, वो क्या होती है, कम होता है, और तथा सामर्थ्य अधिक होता है तथा उपयोग में आसानी से होता है। और इसी कारण से प्लास्टिक का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। क्यों? क्योंकि हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है और कम कीमत भी होता है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इनका उपयोग वायुयान और अंतरिक्ष यान में भी होता है। तो प्लास्टिक का उपयोग कहाँ होता है? वायुयान यानी कि हवाई जहाज़ों में भी इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टिक का, और अंतरिक्ष यान यानी कि जो रॉकेट वगैरह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उनमें भी प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। ग नंबर, प्लास्टिक कुचालक होता है। ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका उपयोग खाना बनाने में, बर्तन, हत्थे तथा बिजली के तार तथा का कवर बनाने में किया जाता है। मतलब इनमें से करंट नहीं बहता, इस कारण ये जो है ऊष्मा और विद्युत क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो इस कारण इनका उपयोग जो है खाना बनाने के, बर्तन के हत्थे बनाने में, यानी कि जो है गर्म होते हैं क्या, प्लास्टिक जो है वो नहीं होता, इस कारण बर्तन के हत्थे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और बिजली का जो तार होता है उसके ऊपर जो कवर होता है वो भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो है कुचालक होता है, यानी कि इसमें करंट ज़्यादा नहीं होता। प्लास्टिक और पर्यावरण, अब चलते हैं प्लास्टिक ने किस प्रकार से हमारे पर्यावरण को प्रदूषित किया है। यानी कि हम प्लास्टिक का तो उपयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में क्या करता रहा है, प्रदूषित करता आ रहा है। आप जानते हैं कि हम दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीज़, थैली आदि का अत्यधिक उपयोग करते हैं। बाजार वगैरह जाते हैं, प्लास्टिक की थैली हमको दे दिया जाता है। क्यों? उस सामान वगैरह रखने के लिए। इस प्रकार से हम अनेक प्रकार के प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे घर में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो घरों से निकल करके सार्वजनिक कूड़ेदान, नाली, सड़क के किनारे, मैदान में इकट्ठा हो जाता है। अब जब जो है प्लास्टिक का जो भी सामान है वो हमारे घरों से निकलता है, कूड़े से निकलता है, तो उसको कहाँ, सार्वजनिक जो कूड़ादान होता है उसमें डाल दिया जाता है, नालियों में डाल देते हैं, सड़क के किनारे हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अतः प्लास्टिक का निस्तार एक प्रमुख समस्या बन गई है। तो ये तो प्लास्टिक की बात। अब क्या होता है कि यदि हम इसको बाहर फेंक दें तो ये तो क्या होता है कि न ही सड़ता है न ही गलता है, ये वैसे का वैसे ही रहता है। इस कारण इसकी जो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आपने कक्षा 6 में जैव निम्नीकरण तथा जैव अनिम्नीकरण पदार्थों के बारे में पढ़ा है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे सूक्ष्म जीवों आदि की क्रिया में अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। मतलब वे पदार्थ है, वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। जैसे कि कोई भी सेब हो गया, अब उसको हम ऐसे ही फेंक देंगे तो वो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो उसको क्या कर देंगे, खा लेंगे और उसको नष्ट कर देंगे। तो इसी को क्या बोला जाता है, निम्नीकरण अभिक्रिया। अब वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरल अपघटित नहीं होता, अनिम्नीकरण कहलाता है। मतलब यदि हम प्लास्टिक को यदि बाहर फेंक दें तो क्या होगा, जस का तस, जैसे का तैसा वो जो है रहेगा। इस कारण वो क्या कहलाता है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ। प्लास्टिक को अपघटित होने कई वर्ष लगते हैं, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। मैंने पहले ही बताया कि जो प्लास्टिक होता है वो हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषित कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक को अपघटित होने में, यानी इसको सड़ने में जो है बहुत अधिक मात्रा, मतलब बहुत वर्ष का समय लग जाता है। यदि इसे जलाया जाए तो बहुत भारी मात्रा में विषैले धुआं है उत्सर्जित करता है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। आप प्लास्टिक जलाए वक्त होंगे तो देखेंगे होंगे कि यदि हम प्लास्टिक को यदि जलाते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में उसमें धुआं निकलता है, काला धुआं एकदम निकलता है, जो हमारे पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है। सोचिए इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। तो ये जो प्लास्टिक है वो बहुत बड़ी समस्या बन गई है हमारे पर्यावरण के लिए। तो ये जो बहुत बड़ी समस्या है उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं।
कुछ शहरों तथा गांव में ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका कचरा को एकत्रित करने के लिए दो अलग अलग कूड़ेदान प्रदान करती है। सभी लोग देखे होंगे कि शहर और कुछ कुछ गांव हैं उसमें जो है नगर पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, तो जो नगर पंचायत नगर पालिका है वो कचरा को रखने के लिए दो अलग अलग कूड़ेदान जो है हमको प्रदान करती है, डस्टबिन हमको देती है। प्रायः एक नीले रंग का और दूसरे की इसका हरा रंग का होता है। एक जो है नीले रंग का और दूसरा हरे रंग का होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जाने वाले कचरे हम डाल सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातु तथा कांच। तो जो नीला जो डस्टबिन होता है, कूड़ादान होता है, उसमें हम क्या डाल सकते हैं, जो पदार्थ हम पुनः से उपयोग कर सकें, जैसे प्लास्टिक हो गया, धातु हो गया और कांच वगैरह। वे पदार्थ जो कूड़े के ढेर से अपघटित नहीं होते उन्हें अनिम्नीकृत या नॉन बायोडिग्रेडेबल इसको बोला जाता है। हरे कूड़ेदान में रसोई तथा अन्य पादप जो जंतुओं द्वारा अपशिष्ट में एकत्रित होते हैं उसको डालते हैं। अब जो हरा जो कूड़ादान होता है हरे रंग का, उसमें क्या डालते हैं, जो हमारे घरों से जितना भी सब्जी वब्जी का जो भी कचरा वगैरह निकलता है उसको हम हरे जो कूड़ादान हुए उसमें डालते हैं। आप जानते हैं कि वे अपशिष्ट जो मिट्टी के दबाने पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं इन्हें जैव निम्नीकरण कहा जाता है, बायोडिग्रेडेबल इसको बोला जाता है। समझ चुके होंगे। चलिए, मतलब गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाला, यहीं पर सिस्टम है। अब कुछ उपाय ये हो सकते हैं, यथासंभव कपास व जूट से बनी थैलियों का उपयोग हम कर सकते हैं। प्लास्टिक के जो पॉलीथीन होते हैं उसके अलावा हम कपास और जूट के जो थैली होते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए। प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, हमको प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। अपशिष्ट को जैव निम्नीकरण तथा जैव अनिम्नीकरणी में जो है निस्तार करना चाहिए। तो जो भी बचता है उसको निम्नीकरण, यानी कि निम्नीकरण क्या पढ़े हैं हम लोग, जो सड़ जाता है, गल जाता है वो निम्नीकरण, और जिसको सड़ने गलने में बहुत अधिक समय लगता है वो अनिम्नीकरणीय। तो इसी का हमको समझना चाहिए कि क्या है। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित किया जा सकता है। जो प्लास्टिक सामग्री होता है, प्लास्टिक का जो अपशिष्ट होता है उसको पुनः रूप से फिर से उसको बनाया जा सकता है। अब क्या है, 4R सिद्धांत को याद रखिए। और क्या है मतलब 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। तो उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग कीजिए, और पुनः चक्रित कीजिए, और पुनः प्राप्त कीजिए। इसी को बोला जाता है 4R। क्या बोला गया है इसको, 4R इसको कहा गया है। मतलब 4R में क्या हो गया, पुनः उपयोग करिए, यानी कि रिड्यूस पुनः उपयोग करिए, रीयूज और पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकल पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर। तो ये जो है 4R सिद्धांत है, प्लास्टिक के लिए इसको बनाया गया है। स्वयं में पर्यावरण के हित और आदतें विकसित कीजिए। तो पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है, तो इसके लिए आप जो है जिम्मेदार बनिए और इसकी आदत भी डालिए। तो इस प्रकार से हमारा पाठ था क्या, प्राकृतिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।